नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई देश बिल्कुल स्क्रैच से खुद को एक इनोवेशन सुपर पावर में कैसे बदल सकता है? देखिए, ये सिर्फ कोई एक कानून पास करने जैसी बात नहीं है। ये तो एक पूरे देश में एक आंदोलन को डिजाइन करने जैसा है। और आज हम इसी पर गौर करेंगे कि भारत ये आखिर कर कैसे रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? लाखों युवा दिमागों में क्रिएटिविटी की वो चिंगारी कैसे जलाई जाए और फिर उसे एक बड़े इकोनॉमिक इंजन में कैसे बदला जाए? अब ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, बल्कि भारत ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, एक व्यापक रणनीति अपनाई है। एक ऐसा नेशनल ब्लूप्रिंट जो एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से लेकर एक ग्रामीण उद्यमी तक हर किसी पर असर डालता है। सारी बात एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की है। और इस महत्वाकांक्षी प्लान के बिल्कुल सेंटर में है अटल इनोवेशन मिशन यानी एम। इसे आप एक आर्किटेक्ट की तरह समझ सकते हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार कर रहा है। 2016 में लॉन्च हुआ एम और इसका मिशन सिर्फ इनोवेशन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को ही एक नई शक्ल देना है। तो ये ग्रैंड ब्लूप्रिंट आखिर दिखता कैसा है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके स्केल और एम्बिशन को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। एम का मतलब सिर्फ कुछ स्टार्टअप्स को फंड देना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है स्कूलों, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज में इनोवेशन के कल्चर को जड़ से जमाना। और लगभग 2,750 करोड़ रुपए के बजट और मार्च 2028 तक की एक क्लियर टाइमलाइन के साथ ये एक बहुत ही सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अब जैसा कि किसी भी बड़े स्ट्रक्चर के साथ होता है, सब कुछ नींव से ही शुरू होता है। और भारत के लिए वो नींव रखी जा रही है स्कूलों में, जहां भविष्य के इनोवेटर्स को बहुत ही कम उम्र से तैयार किया जा रहा है। 10,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। सोचिए, देश के 733 जिलों में फैली ये अटल टिंकरिंग लैब्स या एटीएल्स इनोवेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। इससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि टैलेंट कहीं भी किसी भी वजह से छिपा न रह जाए। तो इन लैब्स के अंदर होता क्या है? असल में ये जो रटने वाली पढ़ाई है ना, उससे एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वो एआई, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर खुद काम कर रहे हैं। मतलब वो असल में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हैं, सिर्फ जवाब रटना नहीं। तो ठीक है, नींव तो मजबूत हो गई। अब अगला कदम है इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन को बनाना। और यहीं पर आते हैं टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप्स। और भारत उन्हें कामयाब होने के लिए जरूरी फ्यूल यानी सपोर्ट दे रहा है। ये कई सारे प्रोग्राम्स का एक पूरा इकोसिस्टम है और हर एक का अपना एक खास रोल है। जैसे जेनेसिस जैसे प्रोग्राम्स छोटे शहरों में अगली बड़ी टेक कंपनी ढूंढने पर फोकस करते हैं। वहीं निधि जैसा प्रोग्राम किसी शानदार आइडिया को एक असली सफल बिजनेस में बदलने में मदद करता है। और ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल इंजन बनाते हैं। ये जो कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है। मकसद सिर्फ अच्छे आइडियाज को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को लेकर उन्हें कामयाब बिजनेस में बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता देना है। ऐसे बिजनेस जो जॉब्स पैदा करें और इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी प्रभावशाली हैं। सिर्फ एनआईडी प्रोग्राम को ही ले लीजिए। इसकी मदद से सपोर्ट किए गए स्टार्टअप्स ने 1,30,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं। तो ये सिर्फ कागज पर एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, इसका एक असली इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। अब देखिए, एक सच्चा नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह सकता, उसे तो हर जगह पहुंचना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये रणनीति ये कैसे सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण और जो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते वो इनोवेटर्स पीछे ना रह जाएं। इनोवेशन ना हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे एक शहर में कोई स्टार्टअप अगली ग्लोबल ऐप बनाने पर फोकस कर सकता है, वहीं एक गांव में इनोवेशन का मतलब हो सकता है फसल की पैदावार बढ़ाना या साफ पानी मुहैया कराना। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों को सपोर्ट मिले, टारगेटेड प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है।
और बस यहीं पर SVEP यानी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और ASPIR जैसे प्रोग्राम्स की भूमिका आती है। SVEP ने 3,74,000 से ज़्यादा ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने में मदद की है और ASPI बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। मतलब ये बिल्कुल ज़मीनी स्तर से इकोनॉमी बनाने जैसा है। लेकिन इंक्लूसिविटी यानी सबको शामिल करने के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट है, भाषा। अगर इनोवेशन सिर्फ अंग्रेजी में होगा तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी तो इससे बाहर ही हो जाएगी। तो फिर इस भाषा की दीवार को कैसे तोड़ा जाए? इसका जवाब है LIP यानी लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन क्रांतिकारी है। पहला कदम ये मानना कि भाषा एक रुकावट है। दूसरा कदम पूरे देश में 30 वर्नाक्युलर इनोवेशन सेंटर बनाना। और तीसरा कदम भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में सपोर्ट देना। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो इस इतनी बड़ी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही बना रहता है, क्या ये सब काम कर रहा है? क्या जो नतीजे आ रहे हैं वो इस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करते हैं? इसका जवाब पाने के लिए हमें सिर्फ NID प्रोग्राम के नतीजों को देखने की जरूरत है। 12,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिला, 1,30,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा हुईं, 1100 से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट और ट्रेडमार्क जनरेट हुए। तो आंकड़े तो साफ साफ बता रहे हैं, ये ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। तो चलिए इस चर्चा को भविष्य की ओर देखते हुए एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। नींव रखी जा चुकी है, इंजन भी बन चुका है और दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए हैं। तो अब सवाल ये है, भारत के इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी इस शानदार प्लेटफॉर्म पर क्या बनाएगी? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, जो अभी लिखा जाना बाकी है।